हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं ध्येय आईएएस का क्वेश्चन पेपर, जो कि यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्री 2022 के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। बेसिकली ये इकोनॉमिक का जो पेपर हुआ था, ठीक है, कल यानी कि 6 मार्च को जो हुआ था, ठीक है ना, वो पेपर है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसको भी हम 3 पार्ट में लेके आएंगे। पार्ट 1 जिसमें 1 to 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारे और जितने भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन तीनों के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके पूरा टेस्ट सीरीज चेक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों और आपको ऐसी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे हमारे टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। इसके अलावा और भी वेरियस कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज़, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स भी हैं बहुत सारे, ठीक है, और फैक्ट्स के साथ साथ इसमें बजट, सेंट्रल बजट जो था, ठीक है, 2022 और 23 वाला, इकोनॉमिक सर्वे जो था, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का जो था 2021 और 22 वाला, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसमें, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को, पेपर को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके जितने भी फैक्ट्स हैं उसको अच्छे से मेमोराइज करते हैं, कहीं पे नोट डाउन करते हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपकी यूपी पीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए। इसके साथ साथ ही यूपी के अदर जितने भी एग्जाम्स हैं या फिर किसी भी एग्जाम्स जिसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कोई भी एनवीएस का एग्जाम हो गया या फिर अदर जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सब के लिए ये बजट के फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल बजट की बात की गई है, यहाँ पे यूपी बजट की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड की स्थापना की गई थी? जो फेरवानी कमेटी है, इसकी सिफारिश पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड, ठीक है, की स्थापना की गई थी। बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है वो सेबी की बात हो रही है, ठीक है। बना था 1992 में, ठीक है। 1991 में इस कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी और उसके बाद ये 1992 में फॉर्म हुआ था। तो कमेटी बनी थी 1991 में। 1992 में एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ये फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट इसके रिगार्डिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन या कथनों का चयन करें। वित्तीय परिसंपत्तियां, अंशपत्र, ऋण पत्र आदि का क्रय विक्रय राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। घरेलू सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या सत्य है? तो देखिए, घरेलू सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, ये बात तो सही है, लेकिन वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे कि क्रय विक्रय को हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि क्रय और विक्रय वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। किसी ने उसको खरीदा फिर दूसरा उसी को बेच रहा है, तो सेम चीज़ कई बार रिपीट हो जाते हैं, इसलिए हम क्रय विक्रय को शामिल नहीं करते हैं वित्तीय परिसंपत्तियों के, ठीक है। तो सही जो होगा केवल 2 होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और इस्पात उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? लौह और इस्पात जो होता है वो सेकेंडरी है, प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर आता है, ठीक है, दूसरे में इंडस्ट्रीज आती हैं और तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर आता है, ठीक है। तो लौह और इस्पात जो होगा इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए द्वितीय क्षेत्र के लिए आर्थिक गतिविधि का क्षेत्र है, तो थर्ड का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था? ठीक है, तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि का जो उद्देश्य था वो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, तो एक बार जरूर पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। यदि अर्थव्यवस्था में श्रमिक प्रचलित चालू मजदूरी पर कार्य करने के लिए तत्पर हो, परंतु उस मजदूरी दर पर भी उन्हें कार्य न मिले, ठीक है,
तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी बेरोजगारी को हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जो भी प्रचलित चालू मजदूरी दर है उस पर भी वो कार्य करने के लिए तैयार है, मतलब वो खुद से डिमांड नहीं कर रहे, बिना इच्छा के, बिना उसके डिमांड के भी उसको जो मजदूरी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, तो वो है अनैच्छिक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वह प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादक साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ये जो है आर्थिक समृद्धि की परिभाषा है। ठीक है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक प्रॉपर ग्रोथ जिसमें सब कुछ एक चहुमुखी विकास हो रहा हो। ठीक है, तो ये आर्थिक समृद्धि की परिभाषा है। 6 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, हाँ, सार्वजनिक आय, व्यय, ऋण संबंधी क्रियाओं तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट उसका रीजन दिया हुआ है, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों की सफलता में सहायक होने से संबंधित है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सार्वजनिक आय होता है, व्यय होता है, ऋण संबंधी क्रियाएं होती है तथा उनका हीनार्थ प्रबंधन होता है, इसी को हम राजकोषीय नीति कहते हैं। और उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे ये सभी कार्यक्रम जो होते हैं हमारे आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों की सफलता में सहायक होते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए और रीजन दोनों सही है और सही कारण भी है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना से की गई थी? हॉर्टिकल्चर मिशन 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना में मैंने आपको क्या बताया था? ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना याद करिए, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, और 10वीं किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर मिशन से। नेक्स्ट देखते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को भी शामिल किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, कोर में हम खाद्य और ईंधन को नहीं कंसीडर करते हैं, जबकि हेडलाइन में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9th है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है? बैंकिंग संरचना सुधार से रिलेटेड जो कमेटी है वो नरसिम्हन कमेटी है। मैं एक कमिटीज़ का वीडियो लेके आऊँगी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी कमेटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, किसी न किसी एग्जाम में वनडे ले लो, IAS PCS के एग्जाम्स ले लो, कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में नहीं है, पेरिस में है। ठीक है, यही सही सुमेलित नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार संगठन WTO जेनेवा में है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक सहयोग, ठीक है ना, सिंगापुर में। तो बाकी ये 3 सही थे। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध वैज्ञानिक क्रांति से है? बैंगनी क्रांति से है। तो बैंगनी क्रांति मतलब वॉयलेट, और लेवेंडर वॉयलेट कलर का होता है, तो उसे थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेवेंडर के उत्पादन को हम बैंगनी क्रांति बोलते हैं। देखो, उर्वरक का नहीं होगा क्योंकि इसको ग्रे में लिखते हैं, खाद्य तेल का, एथेनॉल का, इन सब का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 13th, भारत में कार्य करने वाले बैंक को अपना कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग तरल कोषों के रूप में तथा शेष स्वर्ण व अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य है। वर्तमान में यह 18% है। 18% क्या है? SLR, ठीक है, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वैधानिक तरल कोषानुपात। ठीक है, इसको हमें 18% है इस समय SLR। ठीक है, 14th है, वित्त मंत्रालय के किस भाग द्वारा प्रतिवर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो आर्थिक मामलों के विभाग जो होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो तैयार करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का जो केंद्रीय विषय है वो है त्वरित दृष्टिकोण। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से देश की आर्थिक गतिविधि
को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है। ठीक है, तो सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्रवाई जो होती है वो राजकोषीय प्रोत्साहन होती है। 17 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में वास्तविक रूप से कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा? सो भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 9.2% की ग्रोथ करेगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ठीक है, में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया गया है? तो जीडीपी में कुल 8.7% की ग्रोथ का अनुमान किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। संस्था याद रखिएगा कि कौन से बैंक ने कितनी ग्रोथ की बात करी है, तो वर्ल्ड बैंक ने 8.7 की बात करी है। 19 है, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, वर्ष 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण पहले आता था और फिर केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन एक ही दिन किया जाता था, एक साथ। लेकिन अब आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले आता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में भारत में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन कितना होगा? सो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि जो 2020-21 का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन था वो 308.6 मिलियन टन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि संभावित है? तो वर्ष 2021-22 में जो कृषि क्षेत्र है उसमें 3.9% की वृद्धि की ग्रोथ की संभावना थी। ठीक है, सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर, ठीक है, में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत वृद्धि दर अनुमानित है? तो जो सर्विस सेक्टर है उसमें कुल 8.2% की ग्रोथ संभावित है। मतलब कि सर्विस पहले आप देख लो, एग्रीकल्चर में बात हुई है 3.9 की, मतलब प्राइमरी सेक्टर में 3.9 की, ठीक है, और टर्सरी में 8.2 की। ठीक है, और सेकेंडरी में कितनी ग्रोथ संभावना है एक बार जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने बजट पढ़ा है तो आप आराम से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में नवंबर माह के अंत तक भारत विश्व का चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। तो विदेशी मुद्रा भंडार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से देश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे है? तो फर्स्ट स्थान पे चाइना है और सेकेंड पे जापान है। ठीक है, और इंडिया चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसीज को रखने वाला देश बन गया है फॉरेन करेंसी रिजर्व के लिए। ठीक है, तो पहला और दूसरा भी याद रखिएगा, चीन और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? सो देश की बात की जाए सबसे बड़ा स्टार्टअप के लिए तो अमेरिका सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं? सो अब जो नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं वो हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, औसत हेडलाइन सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल दिसंबर में 2020-21 की इस अवधि में 6.6 से घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो जो सीपीआई है, ठीक है, औसत हेडलाइन सीपीआई मतलब एवरेज की बात हो रही है, एवरेज सीपीआई की, हेडलाइन सीपीआई की, वो घट के 5.2% हो गई है, 6.6 से 5.2 हो गई है। ये फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो जो इस बार का राजकोषीय घाटा है जो हमने अनुमान किया है वो लगभग 6.4% है। ठीक है, हमने 6.4% का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट अनुमानित किया है 2022-23 के लिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। वनडे एग्जाम में ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल अनुमानित व्यय कितना है? ठीक है, हम कितना एक्सपेंड करने वाले कितना व्यय करने वाले, कितना खर्च करने वाले हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा कितना है? तो वो है 39.45 लाख का करोड़ का 39.45 लाख करोड़। 29 क्वेश्चन नंबर है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2026 तक भारत के सभी ग्रामीण घरों में पाइप
सुनिश्चित करना है ताकि देश के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए, ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 में एक मिस्टेक है, 2026 नहीं 2024 तक है, ठीक है, 2024 तक हमने बात करी थी जल जीवन मिशन के लिए। तो सही कौन सा कथन है? केवल 2, 29 का बी हो जाएगा। 30th पे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया है। घरेलू उद्योग के लिए मतलब कि हमारा जो भी इंटरनल उद्योग है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, उसके लिए, जो वर्ष 2021 में पहले ही कितना परसेंट था? सो पहले जो था ये पहले 58% था, 58 से 68 किया गया है। मतलब घरेलू उद्योग के लिए हमारा पूंजीगत खरीदारी बजट है वो 10% ग्रो किया है, 10% हमने इंक्रीज किया है। पहले ये 58% था, अब हमने इसको 68% कर दिया है, ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? जो इस बार का बजट है उसमें पीएम आवास योजना के लिए 80 लाख घर बनाने की बात की गई है और उसके लिए 48,000 करोड़, ठीक है, 48,000 करोड़ का बजट रखा गया है पीएम आवास के लिए, 48,000 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है 32, केंद्रीय बजट 2022-23 में रेल मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? सो आपको पता है जो रेलवे है और रेल बजट है और जो हमारा सेंट्रल बजट है दोनों को मर्ज कर दिया गया था, ठीक है, विवेक देबरॉय कमेटी के कहने पे, सिफारिश पे, ठीक है। पहले हमारा रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश होता था, ठीक है, अब इसको मर्ज कर दिया गया है किसके? विवेक देबरॉय कमेटी की सिफारिश पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, विवेक देबरॉय कमेटी, ठीक है, इनकी कमेटी की सिफारिश पे इसको मर्ज किया गया है। तो रेल मंत्रालय को हम केंद्रीय बजट से कितना पैसा दे रहे हैं इस बार हम दे रहे हैं 1,40,367 करोड़ रुपए, ठीक है, 140,367.13 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आभासी मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना, सॉरी, क्रिप्टो करेंसी के लिए और अन्य डिजिटल मतलब जितनी भी डिजिटल करेंसीज है उसके लिए हमने कितने % टैक्स की बात की गई है? हमने 30% टैक्स लगाने की बात करी है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि इसका काफ़ी न्यूज़ में ये था कि हम क्रिप्टोज पे टैक्स लगा रहे हैं लेकिन क्रिप्टोज को अभी भी हमने लीगल टेंडर नहीं बनाया है। सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बनाया है, दैट इज़ एल सल्वाडोर, ठीक है। एल सल्वाडोर जो है उसने क्रिप्टो को लीगल करेंसी बनाया है, पहली ऐसी कंट्री थी, ठीक है। हमने अभी क्रिप्टो को लीगल करेंसी टेंडर नहीं बनाया है, फिर भी हम उस पर टैक्स ले रहे हैं 30% का, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का हम राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार करेंगे, ठीक है, और इसके लिए कितना बजट दिया गया है? तो इसके लिए बजट जो है वो है 20,000 करोड़ का, ठीक है, 20,000 करोड़ का। तो 25,000 किलोमीटर हम बढ़ाएंगे और 20,000 करोड़ का बजट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार की आय का कुल कितना % जीएसटी से प्राप्त होगा? सो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आंसर इन्होंने 15% दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारे बजट के डाटास देखे तो उसमें 16% है। जीएसटी से हमें सबसे ज़्यादा मिलने वाला है 16% और जो 15% है ना वो हमें कारपोरेट टैक्स से मिलेगा, ठीक है। तो जीएसटी से हमें सिर्फ 16% मिलने वाला है। सो एक्चुअली में इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज होना चाहिए। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें क्या आंसर सही होना चाहिए। वैसे अधिया आईएएस की आंसर शीट में इन्होंने बी ऑप्शन सही मारा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 16% होना चाहिए क्योंकि जीएसटी का 16% मिला है टोटल बजट आय का। सो इसके रिगार्डिंग हमें कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक परियोजना का अंग है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से है, तो बिल्कुल सही बात है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए संशोधित अनुमानित वर्ष 2021-22 में 43,000 करोड़ और वर्ष 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सो केन बेतवा जो नदी लिंक परियोजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है, ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है। नेक्स्ट देखना है,
निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन मतलब इनकरेक्ट कथन बताना है। ठीक है, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है, बिल्कुल ये तो सही बात है कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाला है। भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही है, हमारे पास श्रम ज़्यादा है। भारत में आय का असमान वितरण है, ये बात भी सही है, हमारे यहाँ जो आय का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइक्वल है। भारत में निर्भरता दर निम्नतम है, ये गलत दिया हुआ है, भारत में निर्भरता दर ज़्यादा है, उच्च है मतलब। ठीक है, तो असत्य कथन डी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कथन और कारण से रिलेटेड है। विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तभी हमारे यहाँ का जो विकास का मॉडल है वो राज्य और व्यक्ति दोनों पे ही करता है, इसीलिए इसको हम मिश्रित बोलते हैं, तो इसका रीजन भी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं, राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है। सो राष्ट्रीय आय की परिभाषा याद रखिएगा, साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय आय, इसको रट लीजिएगा एक तरह से क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस देख के। तो साधन लागत पे निबल राष्ट्रीय आय। 40 है, जस्ट अ मिनट, 40 है, जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है। ठीक है, तो जीएनपी नहीं सॉरी, और नेक्स्ट दिया हुआ है जीडीपी से मूल्यह्रास को घटाने पर एनएनपी प्राप्त होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही था। ठीक है, और एनएनपी नहीं प्राप्त होता है, हमें यहाँ पे जीएनपी प्राप्त होता है, जीडीपी से मूल्यह्रास घटाने पे जीएनपी प्राप्त होता है, यहाँ पे एनएनपी दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो असत्य कथन पूछा है तो असत्य केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। सो क्वेश्चन 41 है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध मुद्रा से है, नहीं ये मुद्रा से नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा माइन्यूट मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ से, यहाँ पे करेंसी की बात की गई है, नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए, यह कथन अटल बिहारी वाजपेयी का है। सो ये कथन भी गलत दिया हुआ है, दोनों ही स्टेटमेंट एक भी सही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कथन जो है ना ये अमर्त्य सेन का है, महान इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन का है। ठीक है, अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है ये। ठीक है, कि हमें व्यक्तियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं, 42 क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में भारत @100 के नाम से अमृतकाल घोषित किया गया जो आने वाले 100 वर्षों तक चलेगा, यही स्टेटमेंट गलत है, ये आने वाले 25 वर्षों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 75 ईयर हो चुका है। ठीक है, हम आज़ादी से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ठीक है, बाकी के 25 साल के लिए भारत @100 स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि इन्होंने 100 वर्ष दे दिया है। दूसरा है, केंद्रीय बजट 2022-23 में 6 प्राथमिकताओं के आधार पर विकास पर बल दिया गया है। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है, 6 नहीं है 4 प्राथमिकताएं हैं। ठीक है, और वो चारों प्राथमिकताएं क्या है आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही कथन गलत है। 43, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का कार्य कर दिया जाएगा। सो बजट में कहा गया है कि हम 2025 तक भारत के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ देंगे, तो ऑप्शन 2025 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार आने वाले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन चलाए जाएंगे। सो टोटल 400 वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन चलाए जाएंगे, याद रखिएगा, वंदे भारत ट्रेन की बात बढ़ाने की बात की गई है, टोटल 400 की बात कर दी गई है। सक्षम आंगनबाड़ी, ठीक है, सक्षम आंगनबाड़ी जो कार्यक्रम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत 2.5 लाख आंगनबाड़ी का उन्नयन करके इसे हाईटेक किया जाएगा। सो ये जो डाटा दिया है ना यही बस माइनर मिस्टेक है, 2 लाख आंगनबाड़ी की बात की गई है, ना कि 2.5। सक्षम आंगनबाड़ी नई पीढ़ी की आंगनबाड़ी है जो एक बेहतर बुनियादी ढांचा और श्रव्य दृश्य सहायता युक्त होगी। सो ये स्टेटमेंट सही है, तो ए गलत है, आर सही है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 45 का। 46 पे चलते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार एमएसएमई को प्राप्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना किया जाएगा। सो इसको बढ़ाकर 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ तक कर दिया गया है, याद रखिएगा ये फैक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 47, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट को हटाकर 10% कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है,
कि जिन सहकारी समितियों की आय 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच है उनका सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, 10% नहीं किया गया है। पहले की बात तो ये 18% था, 18.5% था, ठीक है, मैट जो था 18.5% था, इसको हम घटा के 15% तक कर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल 3.5% घटाया गया है, ठीक है। कितना है इस समय? 15%। पहले कितना था? 18.5%। घटाया कितना गया है? 3.5%। ये तीनों डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 48। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत का कौन सा शहर स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभरा है? तो नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स देखे गए हैं, तो नई दिल्ली इसका सही ऑप्शन होगा। स्टार्टअप राजधानी के रूप में नई दिल्ली उभरा है। केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम ई विद्या योजना के तहत कितने ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे? तो करेंटली 12 टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं। बजट में कहा गया है कि हम 12 से 200 कर देंगे, ठीक है। तो 200 ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे। इसमें होता क्या है, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है उनके लेक्चर्स, उनके टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं वहाँ पे उसको टीवी चैनल्स पे दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल 200 करने का लक्ष्य है इस बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का अंतिम क्वेश्चन है, वो है केंद्रीय बजट 2022-23 के विषय में असत्य कथन क्या है? मिशन शक्ति के लिए 84 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बिल्कुल सही है, ये फैक्ट याद रखना है आपको। शक्ति के लिए 3184। मिशन वात्सल्य के लिए 1472 करोड़ रुपए, ये भी सही है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए 202.63 करोड़, ये भी सही है। जो डी दिया हुआ है ये है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस वर्ष आवंटित राशि में गत वर्ष के मुकाबले 3% की कमी आई है। बिल्कुल गलत है ये। बजट में जनरली जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके एलोकेशन हम कम जल्दी नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपसे असत्य पूछा था तो यही करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रो किया गया, बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, ना कि डिक्रीज किया गया, ठीक है। सो ये रहे आज के 50 क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इकॉनमी का, वो पार्ट 2 होगा, ठीक है, इकॉनमी पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम 51 to 100 क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बजट से रिलेटेड, तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाए, ठीक है। नहीं तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।